So, hello everyone. Welcome to the third lecture of GK one-liner series for upcoming SSC CGL and other exams as well like CHSL, CPO, MTS, Steno. सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा सा भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जब SSC खुद भेदभाव नहीं करता है तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। बस टाइप ऑफ क्वेश्चन और थोड़ा डेप्थ ऑफ क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फ़र्क होता है और मैं A to Z सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ। आपको ही पता है कोई भी टॉपिक हमारा होता है उस पर। और उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे और उसको रिवीजन भी कर रहे होंगे, बिकॉज आपको पता है कि संडे को हम लोगों का टेस्ट होगा इसका, तो इस वजह से बस रिवीजन करते रहिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें आपको इतना बैकअप बन जाएगा कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन लगेगा, ठीक है। बहुत लोग बोले थे सर ऑप्शंस के साथ करवाइए, तो आप बस इस वीक कर लीजिए मैनेज। क्या इसमें कौन सा दिक्कत है, ठीक है। ऑप्शंस के साथ भी कर लेंगे, लेकिन इस वीक अभी अब वन लाइनर्स के साथ स्टार्ट किया तो वन लाइनर्स को ही कंटिन्यू रखते हैं। और इसमें सारे सिर्फ SSC के PYQs ही हैं जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, CGL हो चाहे CHSL हो चाहे CPO, उन्हीं के ही यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ। और कुछ लोगों का था कि सर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा जैसे 720 पिक्सल में इसमें कर दीजिए, तो आई थिंक आज आपकी वो वीडियो होगी क्योंकि थोड़े से मैंने सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। और जो भी मैंने क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 2 में पूछे थे उसके आंसर्स मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, और क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको वीडियो के लास्ट में ही मिलेगा। और कुछ 1-2 करेक्शंस हैं जो कि आपको मैं वीडियो के लास्ट में ही करवाऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, कोशिश करें इसका आंसर दें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओव्यूल्स नॉट एनक्लोज बाय एन ओवरी वॉल। निम्नलिखित में से किस में बीजांड एक अंडाशय दीवार में नहीं घिरे होते हैं। ऑप्शंस आपको चाहिए तो चलिए मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शंस है एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ठीक है, और टेरिडोफाइटा। बताइए आंसर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा जो प्लांट किंगडम है वो समझा देता हूँ। कल मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया था कि जो वाइट टेकर साहब थे उन्होंने जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पे उनको 5 किंगडम्स में बांटा था। किंगडम एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे है ना हमारे यहाँ कास्ट, हिंदुइज्म में कास्ट कैसे बांटी जाती है कि ये ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो एक तरह से क्या कास्ट है। और इस कास्ट के अंदर भी जैसे ब्राह्मण में बहुत सारे पांडे, तिवारी, ये सारे लोग आते हैं, वैसे ही आप ही समझ लो वाइट टेकर ने 5 बेसिस पे जो है 5 टाइप्स में जो है क्लासिफिकेशन किया था 5 किंगडम्स में। और ये कब किया था ये भी पता होना चाहिए। SSC में ईयर भी पूछ लेता है एग्जैक्टली कि ईयर कब था। जैसे एक बार मुझे पता है कि आपके CGL एग्जाम में ही उसने पूछ लिया था ओम्स लॉ, ठीक है, सर साइमन ओम ने कब उसको डिस्कवर, कब ओम्स लॉ दिया था। तो ऐसे ही वाइट टेकर ने 1969 में इसका क्लासिफिकेशन किया था। अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ बड़े ध्यान से गौरपूर्वक समझिएगा। प्लांट और एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आता ही आता है। और देखो 5 कौन से किंगडम्स थे, कल ही मैंने आपको बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है, ये हैं आपके 5 किंगडम्स। अब यहाँ पे मैंने आपको फंगाई के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे मैंने ये भी आपको बताया था मेन ये हैं प्लांटे और एनिमेलिया। ये तो बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। मेन है प्लांटे और एनिमेलिया। अब यहाँ पे मैं प्लांटे के रिगार्डिंग सब कुछ कवर करने वाला हूँ और यहाँ पे एनिमेलिया पे भी एक क्वेश्चन अभी आएगा। दोनों आपके इस वीडियो से पूरे कवर होने वाले हैं। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा आराम से होगा। और जो आपके मन में अभी तक डर था कि भाई ये थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये नाम याद नहीं होते हैं, अभी सब याद होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो बस आपको इस चार्ट को ध्यान से देखना है। ये प्लांट है, सारे प्लांट्स को हमने पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। सभी से पूछा जो भी हमारे सामने आता था तुम्हारे में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है फिर नहीं। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब है सारे पार्ट्स अरेंज है कि नहीं, कि हाँ ये अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं कि सब खिचड़ी पक रखी, सब रायता फैला हुआ है। रायता किस में पैक करके दिया जाता है, दुकान में जाता है थैली में, तो जहाँ रायता फैला हुआ होता है उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। यानी द प्लांट्स विच डू नॉट हैव एनी डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी आर कॉल्ड एज थैलोफाइटा। ऐसे याद रखो, थैली में सारी चीज़ फैली हुई है, ठीक है, थैली में सब कुछ फैली हुई है। हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, अगर डिफरेंशिएटेड बॉडी है तो हम फिर से सवाल करेंगे तुम्हारे में वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। अगर वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है, जाइलम फ्लोएम तो सुना होगा ना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, वो टिश्यू होता है जो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम से जल याद रखो और फ्लोएम से फल याद रखो, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, ठीक है। इसके बारे में डीप में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो पढ़ेंगे, लेकिन वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं समझ गए। अगर वस्कुलर टिश्यू नहीं है दे विल बी कॉल्ड एज ब्रायोफाटा। ब्रायोफाटा में एक चीज़ और याद रखनी है जो फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं।
या फिर एम्फीबियन ऑफ प्लांट कैटेगरी बोलते हैं। एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन वो होते हैं जो लैंड और वाटर यानी ज़मीन और पानी दोनों में रह लेते हैं। इनको उभयचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयचर, तो जो लैंड और वाटर दोनों में रह लेते हैं उनको एम्फीबियन बोलते हैं। और एम्फीबियन एनिमल्स में होते हैं, जैसे कि आपका मेढक हो गया, एम्फीबियन होता है। वैसे ही प्लांट कैटेगरी में जो एम्फीबियंस होते हैं उनको हम ब्रायोफाटा के नाम से जानते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और इनमें कोई स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। जिनमें होता है, फिर हम सवाल पूछते हैं कि क्या तुम सीड प्रोड्यूस करते हो, नहीं करते हो? तो अगर नहीं करते हो तो तुम्हारा नाम पड़ जाएगा टेरिडोफाइटा, और तुमको आज से एक और नाम बोला जाएगा क्रिप्टोगैम। जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना, क्रिप्टो करेंसी हिडन होती है, बहुत छुपी हुई होती है और इसी वजह से हमको उसके बारे में पता नहीं चल पाता। उसी तरह क्रिप्टोगैम वो होते हैं जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। किनको? टेरिडोफाइटा को, ठीक है। बस आपको टेरिडोफाइटा में इतना याद रखना है कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं और इनको हम क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जानते हैं। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको फेनरोगैम्स बोल देते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनमें खुला सीड होती है, नेकेड होती है, कोई कवरिंग नहीं होती, और एक वो होते हैं जिनमें कवरिंग होती है, फ्रूट के अंदर, फल के अंदर सीड होती है। जो नेकेड होती है, खुला होती है, इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। याद कैसे होगा? जिम में जो लोग जाते हैं वो खुला ही तो रहते हैं, बॉडी दिखाने के लिए टी शर्ट नहीं पहनेंगे, है ना, बहुत कम कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो नेकेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो जिम जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म, बियर नेकेड। और दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जिनमें सीड होती है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक वो जिनमें एक सीड होती है, मोनोकॉट, मोनो का मतलब एक, और जिनमें दो होती है उसको डाइकॉट, जिसमें दो होती है। कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओव्यूल्स नॉट कवर्ड बाई ओवरी वॉल? ओव्यूल का मतलब क्या है? ओव्यूल ही आपकी सीड होती है। ये जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा ना प्लांट में, जब प्लांट में आपका ऑर्गन क्या होता है जहाँ पे आपका पूरा रिप्रोडक्शन होता है? फूल होता है, फ्लावर। फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एनी प्लांट। तो वो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से ओव्यूल्स जो हैं सीड में कन्वर्ट होते हैं, सारी चीज़ें। तो सीड इसमें क्या है? नॉट एनक्लोज बाई ओवरी वॉल, यानी कि सीड खुला है। खुला है मतलब जिम्नोस्पर्म। क्लियर हो गया? अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, आराम से कर लेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाट डज एच स्टैंड्स फॉर? HYV। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है? तो HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ठीक है। तो H का मतलब क्या हो गया? हाई। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति है क्या? तो जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास बहुत डेफिसिट था फूड ग्रेन्स का, खाने के लिए। मतलब ये समझ लो कि जो गेहूँ होता था हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। कहाँ से? USA से। इसीलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? ग्रीन रेवोल्यूशन। कब इंट्रोड्यूस किया? 1965 में। इसका फादर किसे कहा जाता है? इसका फादर कहा जाता है, इंडिया की अगर बात करें, MS स्वामीनाथन को, ठीक। और अगर वर्ल्ड में बात करें, ठीक है, ये तो इंडिया में होगा, और ओवरऑल बात करें तो नॉर्मन बोरलॉ को बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉ। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो है क्या? ये जो भी हमारे फूड ग्रेन्स हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए रेवोल्यूशन लाया गया था। कैसे लाया गया था? इसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड लाई गई थी, यानी कि एक होती नॉर्मल सीड जिसमें कि प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा। हाईली यील्ड वैरायटी सीड जब आप डालोगे तो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होता है। इसमें हमने बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ की, हमने बेटर पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इतना भयंकर हुआ कि आज को हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। और यही कारण है कि आज जो पंजाब हरियाणा में जो किसान हैं इतने अमीर हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मोस्टली फ़ायदा मिला वो पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स को मिला। और लेकिन वहाँ पे कंडीशंस इतनी वो नहीं है। अगर हम पंजाब हरियाणा में देखें तो वहाँ ग्राउंड लेवल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमने ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज़ करके वहाँ पे इतना ग्राउंड लेवल को डिप्लीट किया कि आज हम बात करने लगे हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन की। और आज इसीलिए हम बात करने लगे हैं मिलेट्स की। मैंने आपको पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि मिलेट्स को यूनाइटेड नेशंस ने 2023 में इसका ईयर बोला है 2023 एज द ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल का जो वाटर, इनको बहुत कम वाटर चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम बाकी रेवोल्यूशंस भी देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमने पूरा समझ लिया। बाकी के रेवोल्यूशन है, जैसे कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे फोकस करना है वाइट रेवोल्यूशन पे। वाइट रेवोल्यूशन संबंधित है डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन से, जिसको कि इंडिया में हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं।
ऑपरेशन फ्लड। और इसका फादर किसको कहा जाता है? इसका फादर कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन। जो आप अमूल कंपनी सुनते हो वो इन्हीं की ही देन है। और एक्चुअल में अमूल कंपनी किसी एक प्राइवेट फर्म की नहीं है। ये अमूल जो कंपनी वो कोऑपरेटिव है, यानी कि सब हर फार्मर उसका एक तरह से ओनर है। ठीक है। बात अगर करें वाइट रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग, हमने सारी चीज़ें देख ली कि इस वर्गीज़ कुरियन इसके फादर कहे जाते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। बात अगर करें ब्लैक रेवोल्यूशन की, ये संबंधित है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ब्लू रेवोल्यूशन आपके फिश प्रोडक्शन से। और अगर पूछ ले कि ब्लू रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हीरा लाल चौधरी। ठीक है, हीरा लाल चौधरी। और एक आपके थे अरुण कृष्णन। ठीक है, अरुण कृष्णन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। अच्छा ये बताइए कि फिश के अगर हम कंजर्व करते हैं या फिर एक तरह से इसके जैसे नहीं कुछ लोग तालाब में मछलियाँ पाल लेते हैं, तो उसको किस तरह का कल्चर बोलते हैं आपको बताना है। ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोकोआ से संबंधित है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से संबंधित है। और जूट देखते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ें याद आनी चाहिए कि जूट का सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है और सबसे टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है। तो याद रखिएगा जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री इंडिया है। और अगर एक्सपोर्टर की बात करेंगे तो एक्सपोर्टर है इसका बांग्लादेश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया में बात करें कौन सा स्टेट सबसे टॉप में है, तो ये आप बताएंगे कमेंट में। ये वो स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और इसके टॉप पे सिक्किम बैठा हुआ है। बताइए। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की अगर बात करें कॉटन प्रोडक्शन से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर हनी और फ्रूट प्रोडक्शन से। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? यानी कि फूल फल सब्जी ये सब इसके प्रोडक्शन को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन अभी बताया फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से संबंधित है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स। रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो प्रोडक्शन। येलो ऑयल सीड के प्रोडक्शन से संबंधित है। और येलो रेवोल्यूशन का आपको फादर भी पता होना चाहिए, सैम पित्रोडा। ठीक है, सैम पित्रोडा को येलो रेवोल्यूशन का फादर भी बोला जाता है। सबके फादर और मदर आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रीन वाइट येलो और ब्लू बस। ठीक है। और राउंड रेवोल्यूशन आपका संबंधित है पोटैटो प्रोडक्शन से, यानी कि आलू उत्पादन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु कंपोज्ड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की? ये क्वेश्चन आपके सीजीएल और स्टेनो दोनों में आ चुका है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति, इसको कंपोज किया था हरिसेन ने। हरिसेन कौन थे? हरिसेन वही थे जिनके बारे में ये उनके दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे, जिनके बारे में मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था। यानी कि समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त। तो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था समुद्रगुप्त के बारे में कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर आपको यहीं से मिल गया कि नेपोलियन ऑफ इंडिया जाना जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक। अब इन्होंने याद रखना कि जो उन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है इंस्क्रिप्शन? खंभे में कुछ चीज़ें इंस्क्राइब जब कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं। आपने रॉक इंस्क्रिप्शन सुने होंगे, ठीक है, आपने पिलर इंस्क्रिप्शन सुने होंगे, आपने वॉल इंस्क्रिप्शन सुने होंगे। उनको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन मतलब कि क्रेविंग कर देना उसमें। ठीक है, क्रेविंग नहीं कार्विंग बोलेंगे उसको, कार्विंग कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें खजुराहो के टेम्पल्स जो है हमारे मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी काफ़ी कार्विंग बनी हुई है, जो भी पूरा काम सूत्र वगैरह सारी चीज़ें उसकी कार्विंग आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे। तो इंस्क्रिप्शन आई होप सभी समझते होंगे। तो इसमें इन्होंने क्या चीज़ें बताई, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने बताया कि इनको टाइटल दिया कविराज का। ठीक है, पता होना चाहिए कविराज के नाम से कौन जाना जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने, याद रखिएगा, एक अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, एक अश्वमेघ यज्ञ को ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, तो ये ऑर्गेनाइज करवाया था। किसके बाद? पुष्यमित्र शुंगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि पुष्यमित्र शुंगा ने ऑर्गेनाइज करवाया था सबसे पहले, और उसके बाद अगर किसी ने ऑर्गेनाइज करवाया था अश्वमेघ यज्ञ तो समुद्रगुप्त। और ये पता चलता है जब इंस्क्रिप्शन में ये देखा जाता है कि उनके वो अपने कंधे पे घोड़ा रखे हुए हैं, तो उससे ही पता चलता है कि उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए नेपोलियन ऑफ इंडिया तो मैंने आपको बता दिया, कविराज। और हाँ, ये कॉइन्स में, सिक्कों में वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। और ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार किसी न किसी एसएससी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये कौन सी स्टाइल में लिखा गया है, तो ये चंपू, ठीक है, चंपू काव्य स्टाइल में लिखा हुआ है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, ये मेहरौली पिलर किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, जिनको हम चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं। और ये समुद्रगुप्त जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, उनके ही बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड। और इनका मैंने आपसे
टाइटल पूछा था पहले लेक्चर में, ठीक है, तो इनका टाइटल है विक्रमादित्य, ठीक है, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। एक है आपका जूनागढ़, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है, ये याद रखना, ये रिलेटेड है रुद्रदमन से, ठीक है, रुद्रदमन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, ये आप भूलिएगा मत, जैसे कि आपका ये प्रयाग प्रशस्ति वाला इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपोज किया था, याद रखिएगा, रवि कृति थे ये, ठीक है, रवि कृति। ये कोर्ट पोएट थे किसके, ये थे कोर्ट पोएट पुलाकेशिन सेकंड के, पुलाकेशिन द्वितीय के। और पुलाकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के शासक थे, ठीक है, और इन्होंने जब हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, इन्होंने जब हर्षवर्धन को हराया था तब इन्होंने ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये इंस्क्राइब किया था रवि कृति ने, ठीक है, तो याद रखना इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और ये जो ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक में, संस्कृत में ये कंपोज्ड है, ठीक है, किस लैंग्वेज में, संस्कृत में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज स्टैब्लिश्ड इन वेस्ट बंगाल टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन राइनो। ग्रेट इंडियन राइनोसेरस की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। अब अगर मैं ये वेस्ट बंगाल ना लिखता तो आपके दिमाग में तुरंत आता ऑप्शन आंसर काजीरंगा, ठीक है, और आना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है और काजीरंगा तो असम में है ना। बिल्कुल ये बात सही है कि काजीरंगा जाना जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए हमारा जाना जाता है काजीरंगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है वेस्ट बंगाल में वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बनाया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन राइनो, जिसको कि इंडियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यूनिकॉर्न आप सुनते रहते हो कि यूनिकॉर्न क्या होता है। यूनिकॉर्न बिजनेस में हम यूज़ करते हैं जब कोई कंपनी $1 बिलियन का वैल्यूएशन टच कर लेती है तब उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। ये क्वेश्चन पिछला वाला जो सीडीएस एग्जाम था, पिछला है फिर उससे पिछला, उसमें पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है बिजनेस में। खैर, इसमें बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है और एक नेशनल पार्क होता है, अंतर क्या होता है। तो इसमें याद रखना कि बस इतना बेसिक, क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हो, बस बेसिक इतना याद रखो कि नेशनल पार्क जो है इसमें ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ज़्यादा कंजर्वेशन होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा खुला टाइप ऐसे समझ सकते हो, इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये इन सितु कॉन्जर्वेशन की साइट्स हैं। ये क्या होता है इन सितु कॉन्जर्वेशन की साइट। इन सितु का मतलब है कि जहाँ पे कोई वन्य जीव रह रहा है उसका वहीं पे कंजर्वेशन करना। अब वैसे ही अगर हम बात करें जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क हो गए, हमारे बोटैनिकल गार्डन हो गए, ये एक्स सितु साइट होती हैं। कैसी साइट होती हैं? एक्स सितु। एक्स सितु का मतलब है कि कहीं से आप उठा के उनको ला रहे हो और वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे उनका कंजर्वेशन कर रहे हो। अब यहाँ पे जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हमने देख ली, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे गोरुमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, सारी वेस्ट बंगाल की अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, गोरुमारा है। एक न्योरा वैली नेशनल पार्क है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं। और आपको सुंदरबन तो पता ही होगा, है ना, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन नेशनल पार्क, तो ये सब वेस्ट बंगाल में। आप ऐसे याद रख सकते हो, नोरा, नोरा जो गोरी सुंदरी है वो जल की रानी है, ऐसे याद रख सकते हो नोरा, ठीक है, जो जल की रानी है, ठीक है, जो नोरा जो गोरी सुंदरी है वो जल की रानी है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। गोरुमारा, न्योरा वैली, सुंदरबन और जल्दापारा सारे कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल में है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है कि नोकरेक टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? नोकरेक टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से मेरे मन में एक चीज़ और आती है, एंड दैट इज़ कि अभी हाल ही में यूपी को मिला है 53rd, मतलब यूपी को नहीं मिला, पूरे इंडिया में 53rd टाइगर रिजर्व मिला है, लेकिन ये यूपी में है। और वो कौन सा है? ये है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, करंट में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज मास्टर दा हु लेड द चिटगांग आर्मरी रेड इन अप्रैल 1930 इन ब्रिटिश इंडिया। निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है जिसने ब्रिटिश भारत में अप्रैल 1930 में चिटगांव शस्त्रागार पर धावे का नेतृत्व किया 1930 में? ये थे हमारे सूर्य सेन। सूर्य सेन एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, इसीलिए इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी रेवोल्यूशनरी थे और 1930 में इन्होंने चिटगांग, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में जगह पड़ती है, वहाँ पे एक आर्मरी यानी कि एक तरह से जहाँ पे असलहा रखा रहता है, तो वहाँ पे इन्होंने रेड की। और सिर्फ अकेले नहीं बल्कि इसमें काफ़ी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी फीमेल पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला, जैसे कि प्रीति लता वड्डेदार, ठीक है, प्रीति लता वड्डेदार, कल्पना दत्त,
इन सब लोगों ने भी, सुनीति चंडेरी, बीना घोष, इन सब लोगों ने भी, कल्पना दत्त, इन सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे बस इसके रिगार्डिंग आपको इतना ही जानना है कि भाई सूर्य सेन थे, चिटगांव आर्मी रेड 1930 में हुई, फीमेल पार्टिसिपेशन था जैसे प्रीति लता वड्डेदार और कल्पना दत्त। इसमें आपको पूरा डीप में आपको याद करने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, सारी चीज़ें बस याद रखो कि इसके बाद इनको फांसी हो गई और बात खत्म। इससे आपको और क्या क्या याद आना चाहिए, कल मैंने आपको बताया था काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, वहाँ भी कुछ ऐसे ही कोशिश हुई थी। ये कब हुआ था, 1925 में हुआ था। बाकी मैंने आपको इंसिडेंट्स बताए थे जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे जो बॉम्ब फेंका गया, किसने फेंका, कब फेंका, और जो सॉन्डर्स की हत्या हुई उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको एक और पता होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस ये हुआ था 1924 में, ठीक है। इसमें आपके इन्वॉल्व थी जैसे कि शौकत उस्मानी, ऐसे दंगे, मुजफ्फर अहमद, एम.एन. रॉय। और एम.एन. रॉय के रिगार्डिंग आपको ये याद पता होना चाहिए, ठीक है। एम.एन. रॉय, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का गठन किया था। कब किया था, तो ये याद रखिएगा कि 1920 में ये बनी थी पार्टी ताशकंद उज़्बेकिस्तान में इनफॉर्मल तरीके से, लेकिन इसका फॉर्मलाइजेशन हुआ था 1925 में कानपुर में। याद रखिएगा, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में मतलब इनफॉर्मल तरीके से बनी, फॉर्मलाइज हुई 1925 में कानपुर में। एम.एन. रॉय, मनींद्रनाथ रॉय ने इसका गठन किया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में CPO और स्टेनो दोनों में पूछा गया था कि इसमें आपको बताना है कि नॉर्थ से साउथ में आपको ऑर्डर में लगाना है। जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम या फिर क्या मतलब लद्दाख, इनको आपको नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। सारी चीज़ें पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ। ये आप इंडिया का मैप देख पा रहे हो, नॉर्थ इंडिया का। यहाँ पे जो हमारी रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस, पहली बात तो माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं, पर्वत श्रृंखला। बहुत सारे पर्वतों की जो श्रृंखला होती है उसको हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय। क्या देखने को मिलता है, ट्रांस हिमालय, ऐसे करके। इस ट्रांस हिमालय में 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, एक तो काराकोरम है, फिर लद्दाख है और फिर जंस्कार है। इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे, जस्ट नीचे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रेट हिमालयन रेंज। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, ये ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। इसके नीचे आता है लेसर हिमालय, या तो फिर मैं, चलो एक सेकंड, मैं आपको खुद ही ड्रॉ करके समझाता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो, समझ लो जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा रफ डायग्राम, ठीक है। फिर से बना लेते हैं, और कोई हंसेगा वसेगा नहीं, है ना। चलिए, तो बस इतना याद रखो कि यहाँ पे सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। और याद ये रखिएगा, बहुत लोग पढ़ा देते हैं कि ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा है, बट हिमालय का हिस्सा नहीं है। एक्चुअल में अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये हिमालय जो है कॉन्टिनेंटल कॉन्वर्जेंट बाउंड्री में बना हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में पहले टेथीस सागर हुआ करता था, लेकिन जो ट्रांस हिमालय है वो पहले से ही, हिमालय के बनने से पहले ही वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन इतना खैर हमें डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है, बस आप इतना याद रखो, ट्रांस हिमालय में 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। इसके नीचे आता है हमारा ग्रेट हिमालय। क्या आता है, ग्रेट हिमालय। और इसको हम जानते हैं हिमाद्री के नाम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत हमारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, हिमनद देखने को मिलते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर भी हिमाद्री का ही हिस्सा है, ठीक है। हिस्पर करके एक ग्लेशियर है, डैफो करके एक ग्लेशियर है। ये सारे जो ग्लेशियर्स हैं ये हमें हिमाद्री में ही देखने को मिलते हैं, जिसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, या फिर इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इनर हिमालय। इसके बाद यहाँ हमारे चालू होते हैं मिडिल हिमालय। क्या बोलते हैं इनको, मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर लोअर हिमालय भी बोलते हैं, या फिर हिमाचल के नाम से भी इनको जानते हैं। और इसके नीचे हमारा पार्ट है शिवालिक। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक। ये जो आप मिडिल या फिर लोअर हिमालय देख रहे हो, इसको डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे कि कश्मीर में इसको जानते हैं पीर पंजाल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पीर पंजाल। आप हिमाचल में आओगे, इसको धौलाधर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धौलाधर। आप उत्तराखंड में आओगे, इसको नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं,
तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम कहाँ पे क्या है, लेसर हिमालय या फिर लोअर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल, कुछ भी बोलिए, ये बात एक ही है। ठीक है, इसके अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीर पंजाल, ये नीचे है। ये धौलाधर क्या है, इसका नाम हिमाचल में। और ये शिवालिक है, ये पूरी एक अलग माउंटेन रेंज है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सबसे पहले आएगी आपकी काराकोरम, देन आएगी आपकी लद्दाख, देन आएगी आपकी जस्कर, देन आएगी आपकी पीर पंजाल। तो याद कैसे रख सकते हो ये कि काराकोरम सबसे ऊपर है, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, KLZ। ठीक है, KLZ करके जैसे भी आप याद रखना चाहो ऐसे करके याद रखना आपको कि काराकोरम सबसे ऊपर है, देन लद्दाख और देन जस्कर। तो यहाँ पे 3 4 1 2 विल बी दी करेक्ट ऑर्डर। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा। वो कुछ चीज़ें और ये हैं कि जो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज है ना, ग्रेट हिमालय, इसमें हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलती हैं। और इसकी जो वेस्टर्न मोस्ट पीक है ग्रेट हिमालय की, जैसे ग्रेट हिमालय यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा कहीं से, तो इसकी जो वेस्टर्न मोस्ट पीक है इसको क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत। ठीक है, याद रखना यहाँ पे इसकी वेस्टर्न मोस्ट पीक है नंगा पर्वत। ठीक, और इसकी ईस्टर्न मोस्ट बात करें जो मैप में आप यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नामचा बरवा नामक जगह। अभी हम देखेंगे जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्रा यू टर्न मारती है। ठीक है, तो ये है नामचा बरवा, इसकी ईस्टर्न मोस्ट पीक। और वेस्टर्न मोस्ट बात करें तो नंगा पर्वत है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है, जैसे माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। याद रखिएगा किसका पार्ट है, 3 है ना हमारे, या फिर 4 मान लो, ट्रांस हिमालय मान लो, ग्रेट हिमालय मान लो, मिडिल हिमालय मान लो, शिवालिक मान लो। तो पूछेगा माउंट एवरेस्ट किसका इसका हिस्सा है, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री का। जो कंचनजंगा है, हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, वो सिक्किम में जो कि है वो भी ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। और याद रखना कंचनजंगा आपका यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, और हाईएस्ट, पूरे दुनिया की हाईएस्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है। ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट हो गया, हाँ K2 में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे K2 भी कुछ लोग बोलेंगे K2 हाईएस्ट पीक इंडिया की, तो K2 POK वाले रीजन में पड़ती है और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है। तो आंसर आपको कंचनजंगा, अगर कंचनजंगा नहीं होता देन आपको K2 के साथ जाना है। इसी ग्रेट हिमालय के कुछ और नेपाल में पीक्स देखने को मिलेंगे, जैसे अन्नपूर्णा वगैरह हो गई, ये भी आपकी ग्रेट हिमालय के पीक्स हैं जो कि नेपाल में देखने को मिलती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इवॉल्व फ्रॉम दी एकहार्य लस्यांगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकहार्य लस्यांग से विकसित हुआ है। चलिए मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो एकहार्य जैसे ही आपको दिखे आपको तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए भरतनाट्यम। क्यों, क्योंकि जो भरतनाट्यम होता है इसको ऐसे सोलो परफॉर्म किया जाता है। जब सोलो परफॉर्म किया जाता है और बिना कपड़े चेंज किए इसको परफॉर्म किया जाता है एक ही कपड़ों में, उसको बोलते हैं लस्यांगा। ठीक है, एक का मतलब क्या है, सोलो, सोलो मतलब अकेले। तो एकहार्य लस्यांगा भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, ये क्लासिकल डांस है, ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कथक कहाँ का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है और कुचिपुड़ी कहाँ का है। ठीक, कुचिपुड़ी के अलावा बिहू तो यार आपको पता ही होगा, तो बहुत आसान है बिहू आपका, है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ फिर भी, बिहू कहाँ का ये आपको बताना है। तो कथक आपका कहाँ का है, यूपी का है। कथकली कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, कुचिपुड़ी की अगर बात करें आंध्र प्रदेश का है। बिहू कहाँ का है, असम का है। और केरल का ही आपको एक और याद रखना है। ठीक है, एंड दैट इज़ मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। किसको, विष्णु जी को डेडिकेटेड है। यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, सत्तरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सत्तरिया, लाई हरोबा, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लावणी, ठीक है, घूमर, झूमर। ठीक है, और इसके अलावा चलिए इतना ही आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे सत्तरिया कहाँ का है यह पता होना चाहिए, असम का है, भगवान कृष्ण जी को डिवोटेड है ये। लाई हरोबा मणिपुर का है, ऐसे याद रखना कि मणिपुर के लोग लाई बहुत खाते हैं। लावणी, ठीक है, लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। घूमर राजस्थान, झूमर पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, एंड दैट इज़ होजागिरी कहाँ पे होता है। ये होजागिरी डांस का किस स्टेट का है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, विच फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, किन वनों को मानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। अब फॉरेस्ट के बारे में सारी चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहला टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब इनको हम सदाबहार क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनकी जो ट्रीज़ के लीव्स होते हैं या फिर इनके जो ट्रीज़ होते हैं लीव्स कभी शेड नहीं करते हैं, इनके जो पेड़ होते हैं वो पत्ती कभी गिराते नहीं हैं, सारे गिराते हैं। लेकिन एवरग्रीन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि सारे जो पेड़ है वो एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं, यानी कि ऑल ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स एट वंस, जिसकी वजह से हमेशा एक ग्रीन नज़र आते हैं। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 200 सेंटीमीटर या फिर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो। एटलीस्ट 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो होनी चाहिए अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखना है। तो जहाँ जहाँ देखने को मिलेगा, आप खुद ही रिकॉल करिए कि इंडिया में कहाँ देखने को मिलेंगे। इंडिया में हमारे ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पे आपके यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। और क्या पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग कि यहाँ का जो वेजिटेशन है उसका टाइप पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस किस तरह के ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो एबनी, माहोगनी, ये पूछ लेता है एग्जाम्पल दे के, ठीक है। सिंचोना नोट होने चाहिए आपके, ठीक है। एनी और सिंचोना को याद रखना, सिंचोना की जो छाल होती है, बार्क होती है, इसको मलेरिया के को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। रोज़वुड, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई ना कोई तो आपको पक्का वहाँ पे देखने को मिलेगा ही। सेकंड नंबर पे आता है ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमें जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं। इक्वेटोरियल रीजन क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से इसलिए जाना जाता है बिकॉज ये मानसूनी टाइप वन है। जैसे हमारे इंडिया में, ये हमारे मान लेते हैं कि इंडिया है, तो इंडिया का जो पूरा ये रीजन है यहाँ पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं, बिकॉज इनके लिए जो कंडीशंस चाहिए वो ये है कि भाई आपकी जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर रेनफॉल 100 से लेकर 150 के बीच में हो रही है तो उसको ड्राई डेसिडुअस बोल देंगे, और अगर 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है तो उसको हम मॉइस्ट डेसिडुअस बोल देंगे, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले कि फॉरेस्ट हमारे कौन से हैं तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही हैं। तकरीबन 42% एरिया जो है ऑक्यूपाई करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस में जैसे कि आपको नीम हो गया, सीसम हो गया, खैर का पेड़ हो गया, ये सब देखने को मिलेंगे। ड्राई डेसिडुअस में अगर बात करें, टेंडू, जिसकी पत्तियों से क्या बनती है? बीड़ी बनती है, ठीक है, पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि किसकी पत्तियों से, तो टेंडू की जो लीव्स होती हैं उससे बनती है। पलास हो गया, ठीक है, अमलतास हो गया। जो बैटल ऑफ प्लासी आप सुनते हो ना, प्लासी क्यों? क्योंकि पलास का जो ट्री है उसके नाम पे वो पड़ा, तो पलास, ठीक है, ड्राई डेसिडुअस में होता है। टेंडू, पलास, अमलतास, ये सब ड्राई डेसिडुअस। और ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है उसको हम पार्क लैंड लैंडस्केप के नाम से भी जानते हैं। पार्क लैंड लैंडस्केप, ये सारे एनसीईआरटी के टर्म्स बता रहा हूँ जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। तीसरे आपको पता होना चाहिए थॉर्न फॉरेस्ट। क्या? थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार वन। ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, यानी कि ये मान लो कि 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, जैसे कि आपको राजस्थान वगैरह में देखने को मिलेगी, वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रास देखने को मिलती है, घास, वो पता होनी चाहिए, टुसॉकी ग्रास। टुसॉकी ग्रास देखने को मिलती है, टी से थॉर्न और टी से टुसॉकी ग्रास। और भी बहुत सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर बात करें मैनग्रूव वन, मैनग्रूव फॉरेस्ट। मैनग्रूव वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पे दलदल बहुत होता है या फिर समुद्र के पास हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैनग्रूव फॉरेस्ट, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है, जहाँ पे अभी हम देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल के पास यहाँ पे मैनग्रूव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैनग्रूव्स दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ होती है उनको लिविंग रूट बोलते हैं। लिविंग रूट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज पानी में डूबे हुए होते हैं, सांस लेने के लिए वो पानी से ऊपर ऐसे करके आते हैं, तो उस वजह से मैनग्रोव फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उनको लिविंग रूट्स के नाम से जाना जाता है। और अभी यहाँ पे हाल ही में एक इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी जिसको मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी ने प्रेजेंट किया, और ये इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए बिकॉज पक्का क्वेश्चन तय है, क्योंकि जनवरी में रिपोर्ट आई थी इसी साल, इस वजह से अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है सब में बहुत एक्सपेक्टेड है। तो मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि कितना फॉरेस्ट कवर दर्शाया गया है इंडिया में। 24.6% इंडिया का टोटल एरिया फॉरेस्ट का जो है डिक्लेयर किया गया है। इसमें से हाईएस्ट कवर किस स्टेट का है? हाईएस्ट कवर याद रखिएगा ये है मध्य प्रदेश का, एरिया टर्म्स में, ठीक है, एरिया टर्म्स में।
अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात कर लें, आंसर होगा मिज़ोरम, ठीक है। तकरीबन 84.6% याद रखना इसका पूरा मिज़ोरम का फॉरेस्ट से ढका हुआ है, ठीक है। ये हो गया हाईएस्ट कवर। एक और यहाँ पे फैक्ट था कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट का कवर कहाँ पे हुआ है। हाईएस्ट इंक्रीज़ अगर बात करें तो सबसे ये हुआ है आंध्रा में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे हाईएस्ट इंक्रीज़ देखने को मिला है। और आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, हाईएस्ट कवर हो गया, ठीक है। बस इतना आपको अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट कवर अगर बात करें मध्य प्रदेश का एरिया टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स से मिज़ोरम है, और हाईएस्ट इंक्रीज़ देखने को मिला आंध्रा में 24.6%। और ये एक बाई ईनियल रिपोर्ट है। बाई ईनियल का मतलब होता है जो साल में 2 साल में एक बार आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 वॉज लॉन्च्ड। 1991 की औद्योगिक नीति के प्रारंभ होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में मनमोहन सिंह भी था, तो मनमोहन सिंह पक्का मारा होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह का वो सुनते रहते हैं कि हाँ 1991 में उन्होंने कुछ किया तो था, लेकिन मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्हीं के टाइम पे याद रखना कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था हमारा 73वां संविधान संशोधन 1993 में, वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। जिसने क्या किया था बताइए, 73rd अमेंडमेंट ने क्या इस्टेब्लिश करना मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता होना चाहिए 1991 में कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। तो वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसको बोलते हैं। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पूछ सकते हैं आपसे कि किसका क्या मतलब है। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। हुआ ये था कि हमारी इकोनॉमी एकदम कर गई थी क्रैश, और हमारी इकोनॉमी में हो गई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस का मतलब होता है कि हमारे पास इतनी फॉरेन करेंसी नहीं है कि हम बाहर का सामान इंपोर्ट कर सकें। तो ये होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इस क्राइसिस के चलते हुआ क्या, हम लोन लेने गए पहली बार और आखिरी बार ये बोल सकते हैं, बिकॉज तब से हम ना गए और ना ही भगवान करे हमें ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, हमारे बेटे को रोज़ रोज़ ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम IMF के पास गए थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से बताइए। तो इससे हम लोन लेने गए और इसने कुछ लोन तो दिया, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में कि जब आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे। ओपन का मतलब क्या हुआ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ओपन इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली हो रहे हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होता है जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक कंट्री नहीं कर रही है। तो IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में, ठीक है। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। और ये आपको ये पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ये बना था 1945 में, 1945 जब हम आज़ाद हुए थे उससे 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। उसमें ये बना था। ना सिर्फ ये बना था बल्कि वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, वो भी बना था। और एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मेनार्ड केनिस, उनके रिकमेंडेशन पे बना था। ये पता होना चाहिए कि काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ठीक। और इनके रिगार्डिंग ये पता होना चाहिए कि इसके अभी करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF के। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है। और इसकी पहली डिप्टी MD बनी थी हमारी इंडियन ओरिजिन की गीता गोपीनाथ थी, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो IMF के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मपुत्रा इज़ नोन एज जमुना इन। तो ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहाँ पे जाना जाता है बताइए। ये जाना जाता है इसको, अभी नहीं बताता हूँ, पहले सब कुछ आपको ब्रह्मपुत्रा के रिगार्डिंग बताता हूँ। तो देखो, ये हमारा मान लेते हैं इंडिया, यानी कि इसके ऊपर नेपाल तिब्बत वाला रीजन है। अभी हम लोगों ने मैप देखा था। तो यहाँ तिब्बत में पड़ता है कैलाश मानसरोवर, और कैलाश मानसरोवर में यहाँ पड़ता है एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा युंग डुंग। क्या नाम है इस ग्लेशियर का? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, या फिर चेमा युंग डुंग हिमनद। ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से निकलती चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से ऐसे होके आती है तिब्बत में इसका नाम होता है यारलंग सांगपो। क्या नाम है इसका? यारलंग सांगपो। यहाँ पे तिब्बत में होते हुए ऐसे आती है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रेट हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट पीक है नामचा बरवा। यहाँ से ये यू टर्न मारती है और इंडिया में एंटर करती है। जब यू टर्न मारती है तो इंडिया के कौन से स्टेट में एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे इसको जाना जाता है सियांग के नाम से। अरुणाचल में ही जब ये प्लेन एरिया में आती है तो इसको नाम से दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग, ठीक है। जब ये एंटर करती है, भूल के भी दिबांग मत लगा दीजिएगा, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, दिहांग इसका खुद का नाम है, ठीक है। तो अभी ये जब आई यहाँ पे अरुणाचल में, फिर ये घुसेगी असम में। जब असम में घुसेगी तब इसका नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्रा। कहाँ पे नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा? असम में। और असम में ही ये एक
वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मजूली आइलैंड। अभी रिसेंट में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था मजूली फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, ना कब मनाते हैं, ये पूछा था। तो याद रखना मजूली जो फेस्टिवल है वो नवंबर में सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ऑब्वियस सी बात है असम में, जहाँ पे ये मजूली आइलैंड बनता है। इसके बाद ये घुसती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है जमुना, और ये मिल जाती है पद्मा से, बल्कि वो पद्मा कोई और नहीं बल्कि गंगा का ही बांग्लादेश में नाम है पद्मा, ठीक है। और पद्मा और जमुना दोनों मिल के बना देती हैं मेघना। क्लियर है? इसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक कभी कभी पूछ लेता है इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो इसको लेफ्ट से ज्वाइन कर रही हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो इसको राइट से ज्वाइन कर रही हैं उनको हम बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी वो होती हैं जो किसी नदी में जुड़ रही हैं, सहायक नदियाँ उनको बोलते हैं। तो लेफ्ट बैंक में आपको दो याद रखनी है, एक तो है लोहित और दूसरी है धानसारी। याद कैसे रख लेंगे? धानसारी याद ऐसे रख लो, लोधा, लोधा, लोधा करके याद रख लो, लोधा, एल से लेफ्ट और एल से लोधा, तो ये लेफ्ट बैंक हो गई। और बाकी जितने भी होंगे, जैसे कि हमारी यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी राइट बैंक है। मानस, जिस पे आपका मानस नेशनल पार्क भी पड़ा है, आपको पता है असम में है ना मानस नेशनल पार्क। कामेंग, मानस, कामेंग, तीस्ता, ठीक है। और आपकी है धानसारी हो गई। ऐसे ही आपकी है एक सुबनसारी, ठीक है, सुबनसारी, दिबांग। ये सब कैसी ट्रिब्यूटरीज हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को राइट से ज्वाइन कर रही हैं। अब ब्रह्मपुत्रा पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई होप आप आराम से कर लेंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे मैं आपको और एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ। वो एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि यहीं कैलाश मानसरोवर रेंज के पास से ही हमारी दो और नदियाँ निकलती हैं। एक है हमारी इंडस, जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं, और एक हमारी निकलती यहाँ से राकस ताल से, ठीक है। यहाँ से निकलती सतलज, ठीक है। सतलज निकलती जगह कौन सी है? ये है राकस ताल, ठीक है, या फिर राकस लेक इसको बोलते हैं। और इंडस निकलती, याद रखना, भोखार-चू ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से निकलती है? भोखार-चू ग्लेशियर। सॉरी, इंडस का यहाँ पे तिब्बत में क्या नाम होता है? इंडस का तिब्बत में नाम होता है सिंगी खम्बान, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, शेर का मुंह, सिंगी खम्बान। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो सतलज है वो भारत में, इंडिया में कौन से दर्रे से एंट्री मारती है, कौन से पास से एंटर करती है? तो ब्रह्मपुत्रा जमुना कहाँ पे जानी जाती है? बांग्लादेश। एकदम हो गया, ये एकदम आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीपीयू में पूछा गया था अभी कि हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन मद्रास। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग में हम एक ही नाम अटैच करके रखते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था, बट एक्चुअल में दो होम रूल लीग बने थे 1916 में, 1916 में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को जेल हुई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने केसरी, इनके दो न्यूज़पेपर थे, मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है। मराठा था इंग्लिश में और केसरी था मराठी में, ये याद रखना। तो केसरी में इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जिसकी वजह से वैलेंटाइन चिरोल ने चिरान वाली हरकतें कर दी, और इसने बोला कि ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इसने क्या बोला कि भारतीय अशांति के जनक हैं ये बाल गंगाधर तिलक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और इस केस में इनको फॉरेन पहले गए और इसके बाद इनको जेल हुई 6 साल की। जब ये लौटे 1914 में, उसके 2 साल बाद 1916 में इन्होंने एक होम रूल लीग की स्थापना की। तो एक होम रूल लीग की स्थापना की बाल गंगाधर तिलक ने, और दूसरे की एनी बेसंत ने। एक ही साल दोनों बनी थी, लेकिन अगर बात करें पहले कौन बनी, तो पहले बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी। और इनकी जो ब्रांचेस की अगर बात करें तो मात्र 6 ब्रांचेस थीं, और इनकी जो ब्रांचेस थीं वो 200 ब्रांचेस थीं। तो ब्रांचेस किसकी ज़्यादा थी? एनी बेसंत की। पहले कौन बनी थी? तिलक जी वाली। और इसका जो हेड क्वार्टर था वो पूना में था, और इसका हेड क्वार्टर था मद्रास में। और आप ऐसे भी याद आ सकते हो, बाल गंगाधर तिलक कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। तो ऑब्वियस सी बात है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर रखेंगे। एनी बेसंत का हेडक्वार्टर मद्रास में था, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हो कि आपको पता होना चाहिए थियोसॉफिकल सोसाइटी करके बनी थी। याद रखिएगा, जिन लोगों को नहीं पता नोट्स में ऐड कर लेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बनी थी 1875 में, 1875 में यूएसए में बनी थी, न्यूयॉर्क यूएसए में। इसको बनाया था मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और एम.एस. ऑलकॉट ने इसको बनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद 1882 में, 1882 में इसका हेड क्वार्टर शिफ्ट करके इंडिया में ये लोग ले आए, अड्यार मद्रास में। और फिर इसकी एक तरह से जो चेयरमैनशिप है वो अज्यूम कर ली किसने?
एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट मोस्टली कहाँ एक्टिव थी, 1800 मतलब मद्रास वाले रीजन में, ठीक है। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आपने पढ़ ली। और एनी बेसेंट की रिगार्डिंग एक और फैक्ट पता होना चाहिए, शी वॉज द फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी यही थी, ठीक, क्लियर हो गया। और कुछ यहाँ पे बचा है नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास में एनी बेसेंट जी ने बनाई थी, ठीक है। और एक चीज़ ये पता होना चाहिए आपको कि ये होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जी की जब डेथ हो गई थी उसके बाद महात्मा गांधी ने इसका नाम जो है होम रूल लीग का सत्याग्रह सभा, ठीक है, सत्याग्रह सभा इसका नाम रख दिया था, फिर सत्याग्रह सभा इसका नाम रख दिया था। और जब इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तब इसमें नए मतलब जो नए जवान लड़के उनको डाल के मतलब सत्याग्रह सभा में सम्मिलित करके उसका जो है यूज़ किया था, ठीक है। इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने काफ़ी काम किया था 1900, या तो फिर चलो इसको किसी और क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। 1916 में जो आपको पता होना चाहिए लखनऊ पैक्ट, या फिर जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो साथ में आए थे उसको लेके, लेकिन वो किसी और क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, संकीर्तन इज अ स्टाइल ऑफ डैश वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। संकीर्तन भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक डैश की एक शैली है। तो याद रखिएगा कि ये मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी की एक नृत्य शैली। और मणिपुरी ये संकीर्तन कहाँ मनाया जाता होगा, अभी बहुत ऑब्वियस सी बात है, मणिपुर में, ठीक है। तो याद रखिएगा संकीर्तन मणिपुर में सेलिब्रेट किया था, और संकीर्तन जो है मणिपुरी का एक स्टाइल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म डैश इज एन एरियल पास ऑन द ड्रिबल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द फील्ड हॉकी। शब्द डैश फील्ड हॉकी में मैदान में बाईं ओर से ड्रिबल पर एक एरियल पास है, तो इसको बोलते हैं स्कूप, ठीक है, ये स्कूप होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14th। ये क्वेश्चन आपका वाइटामिन पे, ये मैच करना है आपको। यहाँ पे वाइटामिन लिखा हुआ और यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी लिखी हुई है, आपको मैच करना है। विटामिन ए, बी, सी और डी, बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑस्टियोपोरोसिस और स्कर्वी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए से आपको पता है क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको हम याद रखिएगा ज़ेरोप्थैल्मिया करके भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, ज़ेरोप्थैल्मिया भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। विटामिन बी की कमी से होता है स्कर्वी, सी की कमी से बेरी सी की कमी से होता है स्कर्वी, और डी की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर जिसको हम रिकेट बोलते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्यों बोलते हैं, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी। तो इससे रिकेट से होता क्या है, बोन हेल्थ आपकी ख़राब हो जाती है अगर विटामिन डी की कमी हो तो। और विटामिन डी का एक प्रमुख स्रोत क्या है, मेजर सोर्स क्या, जरा बताइए। प्रमुख सोर्स जो एकदम फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है नेचर के द्वारा। अब यहाँ पे हम कुछ और पढ़ लेते हैं, दैट इज़ कि इनके जो साइंटिफिक नेम है। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है खून का थक्का ना जमना, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होती है, ठीक। और अगर विटामिन ई से बात करें तो विटामिन ई से होता है आपका एंटी स्टेरिलिटी, जिसको हिंदी में बांझपन बोलते हैं, ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी। अगले को मतलब इस पे आते हैं फैक्ट पे कि इसके साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। जैसे सीजीएल मेंस में पूछा था सबसे पहले विटामिन का कौन सा कॉम्प्लेक्स जो डिस्कवर हुआ था उसका साइंटिफिक नाम बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले यार B1 ही डिस्कवर हुआ होगा तभी तो B1 नाम रखा उसका। तो B1 का केमिकल नेम है थायमीन, B2 का है राइबोफ्लेविन। ये मैंने सारे बी कॉम्प्लेक्स के लिख रखे हैं, लेकिन आपको उससे पहले ए का भी पता होना चाहिए, आपको सी का पता होना चाहिए, आपको डी का पता होना चाहिए, ठीक है, कि इनके नाम क्या है। तो और ई का पता होना चाहिए, के का, सबका। ये तो पूरे विटामिन जो बी है उसमें 12 कॉम्प्लेक्सेस हैं, B1, B2, B3, B4, B5 से लेके B12 तक। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाले वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ए को किस नाम से जानते हैं, तो ए का जो केमिकल नेम है याद रखिएगा रेटिनॉल है। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और थोड़ी सी घंटी की आवाज़ को अवॉइड करिएगा, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है, सॉरी इसका है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। डी का है आपका केमिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल, ठीक। ई का है टोकोफेरॉल, ठीक है, फेरॉल। और के का है फिलोक्यूनॉन, ठीक है, फिलोक्यूनॉन। अब विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसके देख लेते हैं। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नाइसिन, B5 का पेंटोथेनिक, 5 से पेंटो हो गया, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक एसिड और B12 का क्या है साइनोकोबालामीन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि B12 की अगर कमी हो जाती है विटामिन B12 की तो उससे कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखना इसमें जो RBCs का जो काउंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अनीमिया जो बीमारी अनीमिया वो डेवलप होने लगती है। B1 से आपको पता है बेरी, ठीक है, और B12 पता होना चाहिए, इससे आपका अनीमिया होता है। इसको साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। आपसे कभी कभी पूछ लेता है किसमें कोबाल्ट होता है, तो याद रखना विटामिन B12 में होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। और विटामिन सी आपको पता होना चाहिए, इससे अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि गम ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि मसूड़ों से खून निकलना, ये सब किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की वजह से, ठीक है। जो आपको स्किन हेल्थ है, जो आपकी ख़राब हो जाती है स्किन, वो भी विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है। और अगर बोन पूछ ले कैटेगराइज करके तो विटामिन डी आंसर होगा। और अगर पूछ ले कि आंखों की हेल्थ तो विटामिन ए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ उबर कप एंड इंटरनेशनल वुमेन्स टीम चैंपियनशिप इन बैडमिंटन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप उबेर कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था कब? उबेर कप। तो ये क्यों क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभी रिसेंट में? बिकॉज अभी रिसेंट में हमने जीता था थॉमस कप, जो कि संबंधित है किससे? बैडमिंटन से। और जिस तरह, और ये याद रखना इंडिया का पहला टाइटल था, इंडिया ने सबसे पहली बार जीता था अभी 2022 में थॉमस कप। ये होता चला रहा है, अगर थॉमस कप की बात करूं मैं तो ये 1949 से हो रहा है और पहली बार इंडिया ने जीता इसको। सबसे ज़्यादा बार इसको किसने जीता है? मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स याद रखना, जिसको हमने हरा के जीता है इस बार, उसी ने सबसे ज़्यादा बार जीता है, इंडोनेशिया। और ये हुआ कहाँ था? याद रखना थाईलैंड में हुआ था ये, ठीक है। और जो सबसे पहला वाला हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। और इसको जीता किसने था? तो मलेशिया को पहले मलय नाम से जाना जाता था, मलय पेनिनसुला, तो उसने जीता था। अब यहाँ पे मैं इतना सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ? और ये हुआ कहाँ पे था? इंग्लैंड में, मतलब एक्चुअली जीता, हाँ एक सेकेंड, यूएसए, सॉरी, ये मतलब जीता आपका मलय ने था और हुआ इंग्लैंड में था, ठीक है। यूएसए में नहीं हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। अब ये बता क्यों रहा हूँ आपको? बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज थॉमस कप जिस तरह मेल के लिए होता है, मेंस के लिए होता है, वैसे विमेंस के लिए होता है। इसी का एकदम आप बोल सकते हो जोड़ीदार है उबेर कप, ठीक है। और उबेर कप सबसे पहले हुआ कब था, ये पूछा है ना, द फर्स्ट एडिशन। हाँ, तो फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 1957 में, 1957 में। और ये जो है जीता था, ठीक है, वॉन बाय यूएसए। हुआ ये भी इंग्लैंड में ही था, हुआ ये भी इंग्लैंड में था, बिकॉज जितने भी आप कंट्रीज़ देखो यहाँ पे सब आपके ब्रिटेन के ही कॉलोनीज़ थी, ठीक है। और इस उबेर कप में मोस्ट टाइटल्स, अगर सबसे जो ज़्यादा बार जीता है वो जीता है चाइना ने। लेकिन इस बार वाला जो हुआ था वो जीता था साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के। तो जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल होल्ड कर रहे थे इस बार, जैसे मेन की कैटेगरी में इंडोनेशिया, तो उसको हरा के हमने जीता। और वुमेन की कैटेगरी में जो उबेर कप होता है उसको चाइना मोस्ट नंबर टाइटल है, तो उसको हरा के साउथ कोरिया ने जीता। क्लियर है? और ये थाईलैंड में हुआ था, दोनों ही उबेर और थॉमस। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर राज्यसभा मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। किस वर्ष में राज्यसभा पहली बार मिली थी? मिलती है नहीं है, मिली थी। सबसे पहली बार कब राज्यसभा मिली थी? तो ये पता होना चाहिए, 1952 में सबसे पहली बार ये राज्यसभा मिली थी। अब राज्यसभा के रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होना चाहिए ये हमारा होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, लोकसभा जिसको लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, निचला सदन तभी यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया है, राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, और सबसे ऊपर हमारा बैठता है प्रेसिडेंट। याद रखना, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है, क्योंकि कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के, उसकी सहमति के एक्ट नहीं बन सकता, इसलिए वो भी हिस्सा होता है। लोकसभा लोअर हाउस, पिरामिड बस याद रखिए, राज्यसभा ऊपर है तो ये अपर हाउस होगा। राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्थायी सदन। क्यों? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है, नेवर डिजॉल्व्स, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके जो मेंबर्स हैं वो एवरी 1/3 मेंबर्स, एवरी 1/3 जो मेंबर हैं रिटायर इन 2 ईयर्स। मतलब 2 ईयर्स का मतलब ये नहीं, रिटायर इन एवरी सेकेंड ईयर बोलेंगे, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि मेंबर्स का जो टेन्योर होगा, ठीक है, मेंबर्स का जो कार्यकाल होगा, जो टेन्योर होगा, वो 6 साल का होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 6 साल आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता है लोकसभा की तरह। लोकसभा भंग हो जाता है, जैसे अभी भंग होगा, जब चुनाव होंगे तो चुनाव से पहले भंग होगा, तब अगली लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। तो आप बताइए कमेंट में कौन सी नंबर की लोकसभा के लिए अभी चुनाव होंगे 2024 में। तो मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 साल का, ये बात मत भूलिएगा। राज्यसभा के रिगार्डिंग आपको और क्या क्या पता होना चाहिए? राज्यसभा में ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बजट जो है, बजट पे वोटिंग नहीं हो सकती है, बजट पे नो वोटिंग। यहाँ पे मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, मनी बिल
इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, धन विधेयक को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो चेयरमैन होता है कोई और नहीं बल्कि हमारा देश का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए होती है वो 30 साल चाहिए होती है, ठीक है। और एक चीज़ की जो 6 साल टेन्योर है ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, एक एक्ट है पार्लियामेंट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें लिखा हुआ है, जिसके तहत अभी राहुल गांधी को ये इनकी जो मेंबरशिप है वो गई है, क्योंकि इनको 2 साल, या फिर जब इसमें लिखा हुआ है आरपीए 1951 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, किसी भी को भी 2 या 2 से अधिक साल की जेल होती है तो वो मेंबर नहीं रह सकता है। तो ये जो काम हुआ है कि इनकी मेंबरशिप गई है वो आरपीए 1951 के तहत ही गई है। क्लियर है? तो राज्यसभा में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग मगध जस्ट बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्य समाज की स्थापना से ठीक पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो इसके रिगार्डिंग आप देख लीजिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसी पे क्वेश्चन बनने लगा है। मैंने आपको बताया था कि मौर्यन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। किसको हरा के की थी? धनानंदा को हरा के की थी, धनानंदा को। और धनानंदा किस वंश का शासक था? नंद वंश का शासक था, जिसका फाउंडर कौन था? महापद्मानंदा था। तो ये मैंने आपको सब कुछ बताया था और वहीं से क्वेश्चन आ गया कि किस डायनेस्टी का, ठीक है। तो महापद्मानंदा, ठीक है, इसका फाउंडर था नंद डायनेस्टी का। और धनानंदा को हरा के किसकी मदद से हराया था? कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और इनकी किताब है, आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र। और ये जो किताब है अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र पे बेस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल किताब है, राजनीति शास्त्र पे ये किताब है, अर्थशास्त्र, ना कि इकोनॉमिक्स पे। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूँ, जो मैं आपको कल बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा एक ट्रैवलर आया था जो सेलिकस निकेटर का एम्बेसडर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पे आया था, जिसने इंडिका नामक किताब लिखी थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 18th। बायलेटरल सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सीलॉम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आदि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको प्लांट किंगडम पूरा समझाया था और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ एनिमल किंगडम, क्योंकि ये एनिमल किंगडम से आपका क्वेश्चन है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये अगर आप लोग बोलेंगे तो हैंड रिटन नोट्स में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, आपके टेलीग्राम पे, परमार SSC टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको ये लेक्चर की PDF मिलती है। तो एनिमल किंगडम को अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। सबसे पहला यहाँ पे क्लासिफिकेशन है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में आपको सिर्फ कीवर्ड याद रखना है कि इसमें पोर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? पोर्स होते हैं इसमें, पोर्स या फिर स्पॉन्जेस, बस इतना याद रखना, पोरी से पोर्स, बस। ये अगला निडेरिया। निडेरिया बस याद रखना, ये जो पानी में होते हैं, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको निडेरिया बोल देते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स, ठीक है। तो जेलीफिश याद रखना, ये कोई फिश नहीं होती है, फिश की एक अलग कैटेगरी होती है, ये निडेरिया अलग है। तो निडेरिया एक्वेटिक है, हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल इसके एग्जाम्पल है। अगला लेटी हेलमिंथिस। लेटी हेलमिंथिस जो लेट जाता है वो कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो इनको हम फ्लैट वॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं, बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है और साथ ही साथ बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी होती है, ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी होती है। बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सिमेट्रिकल हैं कि हम लोग अगर बीच में ऐसे लाइन खींचो तो लेफ्ट और राइट एकदम इक्वल आता है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। इसके एग्जांपल है प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक, ये पैरासाइटिक होते हैं। और कल मैंने आपको समझाया था पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? परजीवी होता है, ठीक है। तो जैसे आपका प्लेनेरिया वो पैरासिटिक है, ठीक है। लिवर फ्लूक क्या है? ये फ्री लिविंग है, मतलब फ्री लिविंग है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। प्लेनेरिया पैरासिटिक है, वो डिपेंडेंट रहता है। निमैटोडोडा, निमैटोडा इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल रहती है, इसमें कोई रियल ऑर्गन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं पैरासिटिक वॉर्म जैसे फाइलेरिया और राउंड वॉर्म। एनालीडा, एनालीडा में याद रखना है कि ये अर्थ वॉर्म, लीचेस और नेरेट्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। अर्थ वॉर्म, लीचेस और नेरेट्स, ठीक है। और एनालीडा में बस ये याद रखना है आपको कि इसमें सीलॉन होता है। सीलॉम, ये क्या होता है? सीलॉम, सीलॉम होता है जिसमें भी ट्रू बॉडी कैविटी होती है। क्या होती है? जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, उसको हम सीलॉम के नाम से जानते हैं, जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था। और मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि वो मैं अपने आप से क्वेश्चन बना के लाया हूँ। एक भी क्वेश्चन
सिवाय प्रीवियस ईयर के नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन का बता सकता हूँ। जो अभी मैं आप क्वेश्चन देख रहे थे, ये सीपीयू और स्टेनो दोनों में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सीलॉम पे ये क्या है, सीलॉम होता है जहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी होती है। इसमें भी आर्थ्रोपोडा जब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें भी सीलॉम होता है। तो आप याद कैसे रखेंगे इस चीज़ को। और अभी एक चीज़ और कि जो निडेरिया और अपने लेटीहेल्मिन्थिस देखे थे, इनमें सीलॉम नहीं होता है, यानी इनमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। तो याद आपको ऐसे रखना है कि जिसके भी नाम के आगे ए होगा उसमें सीलॉम होगा, बस आपको ऐसे याद रखना है, रख लेना है। और एनेलिडा में ये भी खासियत होती है कि इनकी जो बॉडी होती है वो लेयर्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे कि इसके एग्जांपल अर्थ फॉर्म, आपने केचुआ देखा है, लीचेस देखा है, जब अपने गांव में जो भैंसों में लग जाती गोंच क्या बोलते हैं उसको, उसमें लेयर के फॉर्म में उनकी स्किन होती है। तो स्किन जो है लेयर्स के फॉर्म में होती है और इसमें कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है नहीं, सीलॉम होता है। आर्थ्रोपोडा की बात करें, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है और ब्लड डू नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड वेसल्स, और इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके लेग्स जुड़े हुए हैं और सीलॉम होता है इनमें। तो प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर क्रैब, अगर आपने देखे हो केकड़े वगैरह या फिर मक्खियाँ वगैरह या फिर बिच्छू वगैरह, तो उसमें क्या होते हैं, इनके पैर जुड़े होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में आते हैं। मोलस्का, मोलस्का के एग्जाम्पल है स्नेल और मसल, इनका भी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो अलग क्या है इनमें आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, मोलस्का के पैर खुले होते हैं, ठीक है, तो इनके ओपन लेग्स होते हैं, बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है, ओपन लेग्स। इसके एग्जाम्पल है स्नेल्स और मसल्स। फिर अगला यहाँ पे हमारा एचिनोडर्माटा। एचिनोडर्माटा में ये याद रखना है कि इनके स्पाइनी स्किन होती है। अब मैं जब आपको सीजीएल मेंस का पेपर सॉल्व करवा रहा था तो आपने नोटिस किया होगा, यही एकदम कीवर्ड था कि नहीं था सीजीएल मेंस में इस बार जो मैंने 2 पेपर सॉल्व करवाए, था कि नहीं, कि किसकी स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होता है। मैंने बताया था सिर्फ आपको कीवर्ड याद रखना है स्पाइनी स्किन, और तुरंत उसका आंसर क्या था, एचिनोडर्माटा। तो अगर आपको याद है कि स्पाइनी स्किन, याद कैसे रखेंगे कि भाई चिन मतलब चुनचुनाहट हो रही है। जब चुनचुनाहट कब होती है, जब कोई चीज़ कुचती है, कुछ क्या कुचते हैं, कांटे, तो कांटे यानी स्पाइन, तो स्पाइनी स्किन्ड ये ऑर्गेनिज्म होते हैं एचिनोडर्माटा। एग्जाम्पल्स हैं इसका स्टार फिश, सी स्टार, सी अर्चिन। अगेन स्टार फिश नहीं होती है, ये एचिनोडर्माटा की कैटेगरी में आता है। प्रोटोकोर्डाटा, प्रोटोकॉर्डाटा की ये है कि प्रोटोकॉर्डाटा में एक अलग तरह का बॉडी फीचर देखने को मिलता है और उसको बोलते हैं नॉट कॉर्ड। नॉट कॉर्ड क्या होता है, नॉट कॉर्ड का मतलब होता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पूरे स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं नॉट कॉर्ड। तो याद कैसे रखेंगे, यहाँ प्रोटोकॉर्डाटा कोर, और यहाँ भी कोर, नॉट कॉर्ड, बहुत आसान है, ठीक है। इसका एग्जांपल चाहो तो याद कर सकते हो। फिर यहाँ पे अब चलो बात आ ही गई तो इसको मैं वर्टिब्रेटा भी समझा देता हूँ। वर्टिब्रेटा आता है जिसमें कि इंटरनल स्केलेटन सिस्टम होता है। इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला साइक्लोस्टोमाटा, इसके एग्जाम्पल मत याद रखो, बस इसमें याद रखना कि ये जॉलेस होते हैं। जॉलेस मतलब इसमें जबड़ा नहीं होता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर साइक्लोस्टोमाटा के बारे में पूछेगा तो जॉलेस कीवर्ड क्वेश्चन में ज़रूर होगा। पीसेस पे आते हैं, पीसेस हैं अब ये रियल फिश, ये फिशेस की कैटेगरी। इसमें फिश आती हैं शार्क, ट्यूना, डॉग फिश, याद रखना डॉग फिश इज़ द रियल फिश। एक बार सवाल पूछा था कि इनमें से रियल फिश कौन सी, स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, ऐसे एग्जाम दिए हुए थे ऑप्शन में, तो डॉग फिश रियल फिश होती है। और ये याद रखना कि इनके 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इनका हार्ट जो है 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। एम्फीबियन यानी कि उभयचर, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। इनके म्यूकस ग्लैंड होते हैं स्किन में, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन सांस लेते हैं। ये दोनों, ये जो है लंग से भी सांस ले सकते हैं और स्किन से भी सांस ले सकते हैं। जब पानी में होते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं, और जब जमीन में होते हैं तो फेफड़ों से सांस लेते हैं, क्योंकि त्वचा से सांस तभी ली जा सकती है जब वो त्वचा गीली होगी। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं और एम्फीबियंस में 3 होते हैं। जरा ये बताइए ह्यूमंस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। रेप्टीलिया में आते हैं सरीसर्प वर्ग, जिसको हम बोलते हैं रेप्टाइल आते हैं। रेप्टाइल कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जैसे कि तुम अपने छिपकली ले लो, सांप ले लो, ये सब कैसे होते हैं, ठंडे ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्यों, ये कब निकलते हैं छिपकली वगैरह घर में, गर्मियों में कि सर्दियों में, गर्मियों में निकलते हैं। क्यों, सर्दियों में निकलेंगे तो वैसे ही खून ठंडा है, जम जाएंगे अगर निकलेंगे, तो इसी वजह से गर्मियों में निकलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनमें 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। एक्सेप्शन, एक अपवाद इसमें यह कि क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है। सारे सरीसर्प वर्ग, सारे रेप्टाइल्स का हार्ट जो है 3 चैम्बर का होता है, सिवाय क्रोकोडाइल जिसका हार्ट 4 चैम्बर का होता है। आखिरी 2 आते हैं एवियस मतलब जो पक्षी वर्ग होता है उसको एवियस बोलते हैं। आपने सुना होगा ना एविएशन सेक्टर में क्या आता है, जिसमें हवाई जहाज वगैरह सब आते हैं। एविएशन सेक्टर के मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एविएशन मतलब जो हवा में पूरा है, तो ये जो पक्षी वर्ग है पूरा एवियस में आता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, रेप्टाइल आपके कोल्ड ब्लडेड है, एवियस आपके वार्म ब्लडेड है, और इनमें 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, 4 चैम्बर। और मैमेलिया आखिरी कैटेगरी है, मैमेलिया वो होते हैं जो अपने बच्चों को अंडों के थ्रू नहीं डायरेक्टली ही जन्म देते हैं, जैसे हम इंसान। इनमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, तो आप समझ गए कि ह्यूमंस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 4, है ना।
वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हम इंसान कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड ही तो होते हैं। जितने भी आपके आते हैं ना ह्यूमंस और एनिमल, सब मैमेलिया ही यूजुअली होते हैं, ठीक है। तो इनमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं। एक्सेप्शन याद रखना, इसमें दो अपवाद हैं, लैटिपस और एचिडना। ये दो ऐसे मैमल हैं जो अंडे देते हैं। सारे मैमल कौन होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, जो डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन लैटिपस और एचिडना दो ऐसे मैमल हैं जो अंडे दे के अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो अब बता दिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है बॉडी, ठीक है। बायलैटरलिकल सिमेट्रिकल किस में थी, ये हमने देखा था कि जो हमारी लैटी हेलमिंथिस था उसमें भी था, लैटी हेलमिंथिस, और साथ ही साथ जो हमने देखा था आर्थ्रोपोडा, ठीक है, उसमें भी, दोनों में ही हमारी बायलैटरल सिमेट्रिकल थी। सेगमेंटेशन भी था, ठीक है। सीलॉम किस में था, सीलॉम मैंने बताया था कि जिसमें ए से नाम चालू हो रहा है, ए से नाम, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एनेलिडा भी था और आर्थ्रोपोडा भी था, ठीक है। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा बचा। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पड़ा था, आर्थ्रोपोडा में, जहाँ पे क्या था, जॉइंटेड लेग्स था। तो आंसर क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। कोई ना कोई कीवर्ड तो आपको आंसर दे ही देगा, ठीक है। अब बायलैटरल सिमेट्री क्या है, ये आपको आंसर हो सकता है ना दे, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री लैटी हेलमिंथिस में भी होता है, आर्थ्रोपोडा में भी होता है, और एक दो और में भी होता है। लेकिन सीलॉम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, ये किस में होता है, ये हमने देखा था आर्थ्रोपोडा में होता है, ठीक है। मोलस्का में भी होता है, लेकिन मोलस्का में क्या होता है, मोलस्का में सीलॉम नहीं होता है, खत्म, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड इन इंडिया, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। तो ये 21 जून को मनाया जाता है योगा डे, और पहला वाला मनाया गया था 2015 में। योगा डे क्यों मनाते हैं 21 जून को, आपको पता होना चाहिए। 21 जून को होता है समर सॉलिस्टिस, जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन अयनांत। समर सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसी दिन 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है, ये है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप कमेंट बताएंगे, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये जो है, जिसको ये कोई और नहीं बल्कि 23.5 डिग्री नॉर्थ नंबर का लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखा है, यहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड रेज पड़ रही होती हैं सन की 21 जून को, इसलिए इसको समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। विंटर सॉलिस्टिस कब सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना, समर सॉलिस्टिस को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, और विंटर सॉलिस्टिस होता है 22 दिसंबर को। इस दिन सबसे बड़ी रात होती है, लंबी रात होती है, और सबसे छोटा दिन होता है। और दोनों जो मैंने चीज़ें बताई हैं दक्षिणी गोलार्ध के लिए एकदम उलट हो जाएंगी, यानी कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, इसीलिए जैसे अभी हमारे यहाँ गर्मियाँ आ रही हैं, वहाँ पे सर्दियाँ आ रही होंगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। और 2 दिन ऐसे होते हैं जब पूरी पृथ्वी पे दिन व रात समान होते हैं, पूरी पृथ्वी पे, और उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। पूरी पृथ्वी पे दिन रात समान होते हैं। 2 तरह के इक्विनॉक्स होते हैं, एक तो होता है वर्नल, जिसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑटमनल। वर्नल इक्विनॉक्स होता है 23 मार्च को, और जो ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है वो होता है 21 सितंबर को। ये डेट आपको सारी याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग पीक्स विद देयर रिस्पेक्टिव एक्सटेंट। स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो इस बार, ठीक है। अभी तो ये समझ लो, सारे जो अभी रिसेंट वाले जो एकदम लेटेस्ट एग्जाम हुए सिर्फ उन्हीं के करवा रहा हूँ, पहले उन्हीं के कंप्लीट कर लो। इतने सारे एग्जाम हुए एसएससी के, भर जाओगे, पूरा जीके एकदम तैयार हो जाएगा। अभी तीसरा लेक्चर चल रहा है, सोचना 2 वीक तुम्हारे बाद, 2 वीक में तुम्हारा जीके इतना इंप्रूव हो गया होगा जितना लोगों का 2 महीना और हो सकता है 2 साल में भी ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माउंटेन पीक लिखी, सैडल पीक, माउंट दियावोलो, माउंट कोयोब, माउंट थुलियर, और यहाँ पे उसका एक्सटेंट लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये जो पीक लिखी हुई हैं, ये माउंटेन्स लिखे हुए हैं, ये अंडमान निकोबार के हैं। अंडमान निकोबार का मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा इंडिया है ना, ठीक है। इंडिया के ईस्टर्न साइड में ये जो आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हमारे आइलैंड कुछ हैं। इन सारे आइलैंड को मिला जुला के हम बोल देते हैं अंडमान एंड निकोबार। ऊपर के जो 4 हैं, बस ऐसे समझ लो, जो ऊपर के 4 हैं इनको बोलते हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, और जो नीचे वाले हैं इनको बोलते हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। ये जो सबसे ऊपर है ये है नॉर्थ अंडमान, फिर यह है मिडिल अंडमान, फिर है साउथ अंडमान। क्यों ना इसको थोड़ा बड़ा बना ले, है ना, जगह की कोई कमी तो है नहीं, है ना, 3 4, ठीक। तो ये है हमारा नॉर्थ अंडमान, ये है मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान, ये है लिटिल अंडमान, ठीक है। ये है कार निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। यानी अंडमान और निकोबार यहाँ से अलग हो रहे हैं। और ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, ज़रा बताइए कमेंट में, फिर अभी मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्थ अंडमान के रिगार्डिंग पहली चीज़ तो याद रखना कि नॉर्थ अंडमान में ही अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है, और हाईएस्ट पीक का नाम क्या है,
सैडल पीक है उसका नाम। क्या नाम है इसका? सैडल पीक। इसके ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है एक वॉल्केनो जिसका नाम है बैरन वॉल्केनो, जो कि पूरे भारत देश का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पे मिडिल और साउथ के बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है नारकोंडम वॉल्केनो, जो एकमात्र इंडिया का डॉर्मेंट वॉल्केनो है। एक्टिव वो होता है जिसमें ज्वाला यूजुअली आता रहता है, ठीक है, लावा निकलता रहता है, और डॉर्मेंट वो जिसमें सालों से नहीं निकला है, ठीक है। ये हो गया। अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है, राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। वो यहाँ पे साउथ अंडमान में आपको देखने को मिलेगी। पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वो साउथ अंडमान में देखने को मिलेगी, ठीक, क्लियर हो गया। ये जो लाइन है वो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल का मतलब 10 डिग्री अक्षांश है जो यहाँ से जाता है, और ये अक्षांश को हम चैनल बोल देते हैं, 10 डिग्री चैनल, क्लियर। अब यहाँ पे जो पीक्स है ना वो डिफरेंट आइलैंड में है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर क्वेश्चन पूछता है अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल तो होगा ही, वो तो सबको पता है। लेकिन अगर पूछ ले लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, तो भी आंसर क्या होगा? 10 डिग्री चैनल ही तो होगा। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से भी तो अलग कर रहा है ये, ठीक। अब यहाँ पे सैडल पीक तो आप समझ गए। सैडल पीक कहाँ पे है? सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में, नहीं ए का तो 4 होगा, ठीक। डीएम साहब, डीएम तो दियावलो कहाँ पे? दियावलो है मिडिल अंडमान में, तो इसका 3 हो गया, ठीक है। जैसे रीजनिंग में पढ़ते हो ना, जी का अपोजिट टी होता है, पढ़ते हो ना, जी टी रोड है ना, तो जी का अपोजिट टी होता है, तो जी और टी ऐसे याद रख लो इसको। ये 1 हो गया। बाकी अपना अगर इतना पता हो तो आंसर तो अपने आप आ गया ना, ठीक है। 4 3 2 1 ये सही ऑर्डर होगा, ये सही आंसर होगा, क्लियर है। तो हमारे आज के 20 क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे इज हु हैज़ वॉन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का। जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका, उसको किसने जीता? कल का था, मैंने आपको आंसर बता दिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त। और कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे थे, जैसे कि चोला डायनेस्टी की मैंने कैपिटल पूछी थी, आंसर होगा तंजौर इसकी कैपिटल है, या फिर तंजावुर, जहाँ पे आपको पता है बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, किसने बनवाया था जल्दी से बताइए। और 2024 का मैंने पूछा था कि ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाले हैं, तो ये आपके पेरिस फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? 2026 के मिलान इटली में होंगे। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब और किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1 मई, मेरे बर्थडे वाले दिन, ठीक है, 1 मई 1897 को हुई थी। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था? बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु जी के नाम, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था, नहीं इतना ही आई थिंक पूछा था। बाकी ये है आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको हेल्पफुल है सेशन, तो लाइक वाइक कर दिया करो। बाकी रेगुलर रहो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। अगर आपके साथ कोई, मेरा बस टारगेट ये है कि भाई जिसका भी जीके में डर है, जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है कुछ सालों में जीके में, तो वो मैं आपको बस डिलीवर कर सकूँ, मेरा इतना पर्पस है। तो प्लीज़ हो सके तो सेशन को शेयर कर दिया करें बाकी अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।